हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉपल, जो कि हमारा सेक्शन 115 से 117 तक है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, विच इज पार्ट 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पहले तो स्टॉपल होता क्या है, जनरल मीनिंग अगर हम इसकी समझें, स्टॉपल कहीं भी डिफाइन नहीं है। आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टॉपल कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन स्टॉपल का हम लोगों ने जिक्र किया है एक सेक्शन में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा सेक्शन है। यही इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने एक सेक्शन में इसको डील किया था, समझा था। स्टॉपल का क्या मतलब है? स्टॉपल का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर किसी पोजीशन में है, ठीक है, और अगर उसने कोई बात बोल दी है, जैसे मान लो कि मैं गई कोर्ट में और मैंने कोई बयान दिया, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो भी मैंने कहा है, वो स्टेटमेंट जो है, उस स्टेटमेंट से कोई दूसरा व्यक्ति ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंसान ने अपनी पोजीशन दूसरे पर्सन ने चेंज कर ली। अब मैं दूसरी जब हियरिंग होगी कोर्ट की, तो मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती। आई एम स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग इट, आई एम स्टॉप्ड, ठीक है, मुझे वहां पर मेरे ऊपर स्टॉपल अप्लाई कर जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर एक बार किसी इंसान ने बोल दी, तो दोबारा वो उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। यही स्टॉपल है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टूप। स्टूप से डिराइव किया है, फ्रेंच वर्ड है ये, विच मीन्स शट द माउथ, जिसका क्या मतलब है? शट द माउथ। द डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द केस पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। सबसे पहला केस है इसका स्टॉपल का, जिसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पर ये बेस्ड है। रूल ऑफ एविडेंस है ये। रूल ऑफ सिविल केसेस है। माइंड यू, स्टॉपल सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में होता है, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है। एप्लीकेबल टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर ये एप्लीकेबल है। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एलिगस कॉन्ट्रिया नॉन एस्ट ऑर्डिनरीडस। दिस मीन्स कॉन्ट्ररी एलिगेशन विल नॉट बी हर्ड। कॉन्ट्ररी बात नहीं सुनी जाएगी। एक बार आप कुछ और कह रहे हो, दोबारा फिर कुछ और कह रहे हो, तीसरी बार आपने फिर कुछ और कह दिया, तो ये इस तरीके से तो ये सब चलता ही रहेगा, है ना। अगर हम ऐसे देखें तो इस तरीके से अगर आप अपना जो है स्टेटमेंट बार बार चेंज करोगे, तो कभी भी जो है केस का एंड ही नहीं होगा, इसी तरीके से केसेस चल देंगे। तो ये चीज इसीलिए जो है ये चीज करने से लॉ ने मना कर रखा है, स्टॉप कर रखा है। सेक्शन 115 स्टॉपल के बारे में बताता है। क्या बताता है? When one person has by his declaration, act और omission, ये तीन वर्ड याद रखें, कीवर्ड है, डिक्लेरेशन, एक्ट और omission, intentionally caused और permitted another person, intentionally उसने कॉज किया या परमिट किया किसी दूसरे पर्सन को कि आप मेरी बात पर बिलीव करें, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। मैंने किसी पर्सन से कह दिया कोई बात, कोई स्टेटमेंट कह दिया, फॉर एग्जाम्पल कि कह दिया ये पर्टिकुलर कार मेरी है, ठीक है। अब उसने इस बात पर बिलीव भी कर लिया, वो मान गया ये बात, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, और वो उस बात पर एक्ट भी कर रहा है। जैसे मैंने किसी पर्सन से कह दिया ये कार मेरी है, आई वांट टू सेल इट टू यू, ठीक है, आई वांट टू सेल इट टू यू। वो मान गया, वो खरीदने को भी मान गया। तो एक तो पहली बात क्या हुई कि मैंने उसको ये विश्वास दिलाया कि ये कार मेरी है, ही बिलीव्ड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ट्रू एंड ही आल्सो एक्टेड अपॉन इट। भाई वो खरीदने के लिए तैयार हो गया, उसने मेरी बात पर एक्ट भी करना शुरू कर दिया। नीदर ही नॉर इज रिप्रेजेंटेटिव, ना ही मैं ना मेरा रिप्रेजेंटेटिव अलाउड है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन। ये सच पर्सन कौन है? ये सच पर्सन वो है जिसको मैं कार बेच रही हूँ, जो मेरी नहीं है, ठीक है, और इज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रुथ ऑफ दैट थिंग। अब जो है मैं फिर ये चीज नहीं कह सकती कि ये कार मेरी नहीं है, बाद में मैं ये चीज नहीं कह सकती, डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स टू बी। ए जो है इंटेंशनली ऐसा करता है और वो फॉल्स इंटेंशन से ऐसा करता है, बी को क्या करता है, टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए, कि कोई एक पर्टिकुलर लैंड है जो कि ए का है। वो चाहता है कि बी ऐसा मान ले
एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट, और वो इंड्यूस कर रहा है बी को कि तुम इसको खरीदो और मुझे पे करो, पैसा दो मुझे उस लैंड का। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए। देखो बाद पहले तो ये ए की प्रॉपर्टी नहीं थी, पहले ये जेड की प्रॉपर्टी थी। जेड कौन है? फादर ऑफ ए। जब इसने जब ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, उस वक्त ये जो प्रॉपर्टी है, ये लैंड समझते हैं, लैंड कहेंगे, घर नहीं है उसका, तब ये पर्टिकुलर जो लैंड है ये ए का नहीं था उस वक्त जिसने इसको प्रॉपर्टी बेची, ये उसके पापा का था। ये किसका था? ये जेड का था। ठीक है। आफ्टरवर्ड ये प्रॉपर्टी जो है ए की बन गई। बाद में मतलब मान लो कि उसके फादर की जब डेथ हो गई, उसके बाद ये प्रॉपर्टी ए के पास आ गई। ठीक है। एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड। अब ए चाह रहा है कि मैं बी को प्रॉपर्टी ना बेचूं। जब प्रॉपर्टी, अभी तक तो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं थी, तब तो तुमने बेच दी और उसका उससे जो है चाहा कि वो आपको पे कर दे। और अब जब प्रॉपर्टी आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो ए क्या चाह रहा है? ए चाह रहा है कि ये सेल ना हो। ठीक है। एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल। ग्राउंड क्या ले रहा है कि उस वक्त जब ये सेल हुआ तो मेरे पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था। उसने सही सी बात बता दी कि जब ये सेल हुआ तो मेरे पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। अब यहाँ पर ये जो ए है, ये चीज ये प्रूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने इंटेंशनली पहले तो बी को लीड किया, फॉल्स लीड किया उसको कि ये सर्टेन लैंड मेरे को बिलोंग कर रहा है और तुम इसको खरीदो वगैरह वगैरह। अब आप बाद में इस सेल को सेट असाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि बी ने आपकी बात मान करके उस पर्टिकुलर चीज पर एक्ट कर लिया है। नाउ ए इज स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग दिस। अब यहाँ पर ए पर स्टॉपल काम कर जाएगा। ठीक है। ए इज स्टॉप्ड। अब ए को बी को, मतलब ए जो है वो उसको बी को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, वो सेट असाइड नहीं करा सकता। इस तरीके से स्टॉपल काम करता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 116। 116 जो है टेनेंट्स एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन के बारे में बात कर रहा है। नो टेनेंट ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of the such tenant had at the beginning of the tenancy a title of such property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in permission thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession and at the time such license was given। मतलब when such license was given। यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी टेनेंट है या कोई भी पर्सन जो है क्लेम कर रहा है उस टेनेंट से, जब तक उसकी टेनेंसी चल रही है वो डिनाई नहीं कर सकता कि जैसे देखो कि ये भी एक टेनेंट है, ये भी एक होने वाला टेनेंट है। ये टेनेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंड में, ये घर में। बी क्या है? ये होने वाला टेनेंट। अभी ये वुड बी है, एग्जाम्पल। ठीक है। मैं पिछले 15 साल से इस घर में रह रही हूँ, मैं ए हूँ। ठीक है। मैं पिछले 15 साल से इस घर में रह रही हूँ एज अ टेनेंट। मेरा घर नहीं है, लेकिन मैंने बी को ये बात बिलीव करवा दी कि ये मेरा घर है, कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ इस घर की। ठीक है। भाई मकान मालिक वहां पर नहीं रहते हैं, सिर्फ टेनेंट रहते हैं वहां पर। और मैंने जो है बी को ये बात जो है उसने ऐसा एक्ट कर लिया, उसको मैंने ये बात बिलीव करा दी बी को कि मैं ये जो घर है, इस घर का जो है ऊपर वाला माला खाली है। ठीक है। और तुम जो है इस घर में रह सकते हो एज अ टेनेंट। ठीक है। हालांकि जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो ऐसा नहीं चाह रहा है कि ये जो ऊपर वाला इसका, ये जो इसको दे रहा है रेंट पे, ये दे इसको रेंट पे। मतलब लैंडलॉर्ड खुद नहीं चाहता कि ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर है वो किसी को रेंट पे दिया जाए। लेकिन मैंने क्या किया, मैं पिछले 15 साल से वहां पे रह रही हूँ, लैंडलॉर्ड वगैरह कुछ अता पता है नहीं, वो आते जाते नहीं है, तो मैंने किसी को भी वो पर्टिकुलर चीज रेंट पे दे दी। अब यहाँ पर जब इसने एक्ट कर लिया, जब बी ने एक्ट कर लिया मेरी कही हुई बात पर, तो कल को मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास टाइटल नहीं था इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, मेरे पास टाइटल नहीं है, आई एम नॉट द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई एम नॉट द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और मैं जो है मेरे पास मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, आई एम जस्ट अ टेनेंट।
तो ये वही कह रहा है यहाँ पर बात, हम यहाँ पर स्टॉपर लगा किस पे रहे हैं, हम टेनेंट पर स्टॉपर लगा रहे हैं। और जो भी लाइसेंसी है, जो भी लाइसेंसी है जिसने कोई भी लाइसेंस वगैरह ले रखा है, मतलब बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रही है कि जिसने भी उसको, जैसे टेनेंट को लैंडलॉर्ड ने अगर कोई पोजेशन वगैरह दे रखा है, तो कल को टेनेंट ये नहीं बोल सकता कि जिस वक्त इन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया उस वक्त ये लैंडलॉर्ड नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर लाइसेंसी पे उन्होंने रोक लगा दी, स्टॉपर लगा दिया कि जब जो है मुझे लाइसेंस मिला तब ये खुद लाइसेंसर नहीं थे, तब ये खुद जो है लाइसेंसर नहीं थी, ये ऐसी बात नहीं बोल सकते। ये स्टॉपर हमारा टेनेंट और लाइसेंसी पे लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर स्टॉपर लगा रहे हैं एक्सेप्टर पर, बिल ऑफ एक्सचेंज पर, या सॉरी एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। यहाँ पर भी हम लाइसेंसी और बेली की बात करेंगे। भाई किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है, मैंने बी को दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ये एक्सेप्टर है। अब ये नहीं कह सकता कि जब जो है बिल ऑफ एक्सचेंज इन्होंने मुझे दिया तो इनके पास कोई राइट नहीं था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज कोई अथॉरिटी नहीं थी, मतलब मैं ड्रॉर नहीं थी, मैं ड्रॉर नहीं थी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की। ये चीज एक्सेप्टर नहीं कह सकता बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों तुमने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अगर मैं ड्रॉर नहीं थी तो। और बेली भी ये चीज नहीं कह सकता बेलर के लिए, ठीक है, और ना ही लाइसेंसर ये बात कह सकता है, सॉरी लाइसेंसी ये बात कह सकता है लाइसेंसर के लिए। देखो, no acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had the authority to draw such bill or to endorse it. एक्सेप्टर ये बात नहीं कह सकता, ठीक है, कोई भी एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का उसको परमिट नहीं किया जाता है कि वो ये बात कहे कि ड्रॉर जो है वो इसका करेक्ट ड्रॉर नहीं है, कि मतलब उस ड्रॉर के पास अथॉरिटी नहीं थी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने की, वो ये बात नहीं कह सकता। नॉर शैल बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई that his bailor or licensor had at the time of the bailment or license commenced authority to make such bailment, और ना ही बेली ऐसा कह सकता है कि इस बेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने का राइट ही नहीं था, ना वो ये ऐसा कह सकता है। और ना ही लाइसेंसी ऐसा कह सकता है कि लाइसेंसर के पास लाइसेंस नहीं था, जो जब इसने मेरे को लाइसेंस कमेंस किया है दिया है तब, मतलब इसको, मतलब उसके पास खुद लाइसेंस नहीं था कि वो चीज ये लाइसेंस वो ग्रांट करे, ठीक है। एक बार फिर से समझो, सेक्शन 116 पर हमने क्या किया, सेक्शन 116 पे टेनेंट के ऊपर स्टॉपर लगा दिया गया है। मतलब अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं और मेरे यहाँ अगर कोई टेनेंट रह रहे हैं, तो टेनेंट जो है ऐसा नहीं कह सकते कि जिस वक्त इन्होंने मुझे इनका घर जब किराए पे दिया तो उस वक्त ये लैंडलॉर्ड नहीं थे, उस वक्त में मतलब इस लैंडलॉर्ड के पास अथॉरिटी नहीं थी, इनका घर ही नहीं था, टाइटल नहीं था, वो ऐसा नहीं कह सकता। ना ही लाइसेंसी ऐसा कह सकता है अपने लाइसेंस और के लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्शन 117 पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने एक्सेप्ट किया है वो अपने ड्रॉर के अगेंस्ट ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की। बेली अपने बेलर के लिए ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके पास राइट नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने की। और लाइसेंसी फिर से अपने लाइसेंसर के लिए ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके पास नहीं था लाइसेंस ग्रांट करने का, ठीक है। ये हुआ सेक्शन 117 तक। अब कुछ कंडीशंस हैं स्टॉपल की, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल की, इससे ज्यादा और समझ में आएगा कि क्या मतलब है स्टॉपल का। The following conditions are to be satisfied in order to apply the doctrine of Stoppel. अगर हमें doctrine of Stoppel को अप्लाई करवाना है तो ये conditions fulfill होनी चाहिए। क्या? The representation must be made by one person to another person. भाई एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे पर्सन को, ये चीज होना चाहिए। The representation made must be as to facts and not as to law. फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, किसी लॉ से रिलेटेड कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। The representation must be made as to an existing fact. कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने सामने वाले इंसान को ये भरोसा दिलाया कि ये घर मेरा है, तो ये घर जो दिख रहा है ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो एग्जिस्टिंग फैक्ट होना चाहिए, मैंने उसका भरोसा दिलाया। The representation must be made in a manner which makes the other person believe that it is true. मैंने इतने विश्वास से उसको ये बात कही कि वो ये बात मान ही ले कि जो मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। इस तरीके से इस मैनर में जो है बात करनी है। The person to whom the representation is being made must act upon that belief.
जिस पर्सन को मैं कह रही हूँ कि ये घर मेरा है, तुम ये घर मेरा जो है किराए पे ले लो, ठीक है, तुम एज अ टेनेंट रहो यहाँ पर, तो वो घर ले भी लेता है किराए पर और रहने भी लगता है। यहाँ पर उसने क्या किया, वो एक्ट करने लगा, जो मैंने झूठ बोला उस बात पे वो एक्ट करने लगा। द पर्सन टू whom the representation would be made should suffer a loss by just such representation। और उसको जो भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह मैंने किया है उसने कुछ ना कुछ लॉस सफर किया होना चाहिए। अब जैसे मैंने झूठ बोल दिया उससे कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, यहाँ पर आकर के तुम ऊपर रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगले दिन लैंडलॉर्ड आए कहीं से, जो मतलब रियल ओनर है उसके, और उन्हें उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो जो दूसरा वाला टेनेंट था, जो सब्सिक्वेंट टेनेंट था जिसको मैंने रखा था, वो उसको तो लॉस हो गया ना ऐसी रिप्रेजेंटेशन से। जब मैंने उससे ऐसा झूठ बोला उसको लॉस हो गया, उसका घर चला गया, भाई अभी कल ही तो घर मिला था, निकाल दिया मुझे। तो ये लॉस होना जरूरी है। तो ये कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं स्टॉपल के लिए जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल वर्क करेगा। केस देखो, वो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स वाला 1837 का केस है। कोर्ट हेल्ड दैट वेयर वन पर्सन बाय हिज वर्ड और कंडक्ट, कोई भी पर्सन भले ही वो अपने वर्ड से कह रहा है, मुंह से बोल रहा है, या कंडक्ट से ऐसा दिखा रहा है, विलफुली, ये विलफुली ऐसे है, विलफुली वाला विलफुली अपनी मन से स्वतः, causes another to believe in existence of certain state of thing, वो जो है दूसरे पर्सन को ऐसा बिलीव करवा दे कि कोई पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करती है, एंड इंड्यूसेस हिम टू एक्ट, और उसको इंड्यूस कर रहा है कि तुम इस पर्टिकुलर चीज पे एक्ट भी करो, और ऑल्टर इज प्रीवियस पोजिशन, या उसकी प्रीवियस पोजिशन को ऑल्टर कर रहा है। देन फॉर्मर पर्सन, यहाँ पर ऑल्टर इज प्रीवियस पोजिशन का मतलब है कि कोई पर्सन अपनी खुद की प्रीवियस पोजीशन को ऑल्टर कर रहा है। ये आप जो है विटनेस वाले एग्जांपल से समझ सकते हो कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को ऑल्टर कर रहा है। एक प्रोसीडिंग में उसने कुछ एक बात कही, दूसरी प्रोसीडिंग में वो जो है उसी कंटेक्स्ट में कुछ दूसरी बात कह रहा है। तो देन फॉर्मर पर्सन इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम एवरिंग अगेंस्ट द लैटर अ डिफरेंट स्टेट ऑफ थिंग एज एक्सिस्टेंस एट दैट टाइम। ठीक है। अब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का ये भी केस है। इसमें कुछ इसेंशियल प्रिंसिपल्स जो है वो बताए गए। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशंस देखी ना डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल की, वैसे ही कुछ इसमें भी बताया गया था, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन बाय अ पर्सन और इज ऑथराइज्ड एजेंट टू अनदर इन फॉर्म ऑफ एनी डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन। कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी भी पर्सन के द्वारा या उसके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा। किसी दूसरे पर्सन से हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो कोई भी डिक्लेरेशन हो सकता है, मतलब किसी डिक्लेरेशन के फॉर्म में हो सकता है, किसी एक्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी ओमिशन के फॉर्म में भी हो सकता है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि कोई फैक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है उस पर होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव मेंट टू बी रिलाइड अपॉन, रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया गया हो कि सामने वाला पर्सन इस पर बिलीव कर ले। There must have been belief on the part of the other party in its truth, और दूसरी पार्टी जो है उसको वो बिलीव सच में कर भी ले उस बात पर। ठीक है। There must have been action on the faith of the declaration, और मेरे फेथ पर मतलब बिलीफ पर जो है उसने कुछ एक्शन भी कर दिया ऑफ द किसी भी डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन को लेकर के। द मिसरिप्रेजेंटेशन और कंडक्ट ऑन नेग्लिजेंस मस्ट हैव बीन द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लीडिंग द अदर पार्टी टू एक्ट। ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन मैंने किया उसको टेनेंसी वाला, और ये जो उसने एक्ट किया वो ऊपर आकर के रहने लगा, उसका प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए। प्रॉक्सिमेट मतलब कि कुछ कनेक्शन होना चाहिए दोनों एक्ट के बीच में। ये नहीं कि मैंने कुछ कहा तो वो कुछ करने लगा, तो ये इस तरीके से स्टॉपल थोड़ी वर्क करेगा। मैंने जो कहा उसी मिसरिप्रेजेंटेशन में जो है उसने कुछ एक्ट किया, तो प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए दोनों में। ठीक है, कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन द पर्सन क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ स्टॉपल, अब जो कह रहा है कि मुझे स्टॉपल का बेनिफिट चाहिए, मस्ट शो दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ द थिंग। अब अगर कल को वो जो टेनेंट जिसको मैंने पागल बनाया था वो ऊपर रहने भी लगा, तो वो पर्सन जब स्टॉपल क्लेम कर रहा है तो वो ये बात जरूर क्लेम करे, बताए कि जो है उसको ट्रू स्टेट का पता नहीं था, क्या चीज सच है क्या चीज झूठ है उसको इस बारे में नहीं पता था, तभी जो है उसे स्टॉपल का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये स्टॉपल वाला चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।